नया चैप्टर है बेटा, मतलब चैप्टर तो वही है, सर्कुलेशन ही, बस एक टॉपिक अलग है उसका। ये देखो ध्यान से, चैप्टर का नाम हमारा है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में जिसको हम हिंदी में परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परिसंचरण तंत्र। इसके तीन पार्ट थे, जो तीन चीजें इंपॉर्टेंट, तीन भाग जो थे वे कौन कौन से थे? पहला ब्लड, जिसको रक्त कहते हैं। दूसरा ब्लड वेसल्स, यानी रक्त वाहिकाएं, जिनको तुम नसें कहते हो। और तीसरा हमारा हृदय, हार्ट। क्लियर? ये हमारा हो चुका है, ब्लड हो चुका है। अब स्टार्ट करें बेटा ब्लड वेसल्स। ठीक है, हेडलाइन डाल लो ब्लड वेसल्स। यानी रक्त वाहिका, आवाज नहीं बिल्कुल भी। रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं यानी नसें। अब ध्यान से समझना बेटा एक एक चीज, दो मेनली दो प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती तो तीन प्रकार की हैं, लेकिन आपके एग्जाम के इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वे दो ही हैं। कौन कौन सी? पहली हमारी आर्टरी, जिसको हम धमनी कहते हैं, धमनी। और हमारी शिराएं, इनको आर्टरी कहते हैं, इनको वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वेन्स। क्या कोई स्टूडेंट है जो मुझे बता सके इन दोनों में फर्क क्या है? मोस्टली बच्चे यही बात कहते हैं बेटे कि धमनियां वो होती हैं जो शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती हों, सिराएं वो हैं जो अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। धमनियां उसे कहते हैं, धमनी उसे कहते हैं बेटा जो हमारे हृदय से रक्त को बाहर लेके जाती हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रक्त शुद्ध है या अशुद्ध है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने सुना होगा हमारी एक पुल्मोनरी आर्टरी होती है जो हमारे फेफड़ों तक जाती है रक्त को लेके। वो रक्त कैसा होता है? अशुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है? अशुद्ध। लेकिन वो फिर भी क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है, पुल्मोनरी धमनी कहलाती है। क्यों कहते हैं उसको धमनी? क्योंकि उसमें रक्त का प्रवाह, यानी उसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन है, ब्लड जो वहां पे से बह रहा है ना, उसका प्रवाह कहां पर है? हृदय से बाहर है। हृदय से किसी भी अंग के पास हो, हृदय से फेफड़ों के पास भी जाती है, हृदय से किडनी के पास भी जाता है ब्लड हमारा। ठीक है ना, आपको वहां पे भी काम आएगी ये चीज। आपको पता लगेगा कि हमारी किडनी के अंदर ब्लड कहां से आता है, यहीं से तो निकलेगा, तो क्या कहलाएगी? वो धमनी कहलाएगी। जो वापस लेके जाता है वो क्या कहलाएगी? सिरा कहलाएगी। ध्यान दो बेटा, जो भी रक्त वाहिका हमारे रक्त को हृदय से बाहर लेके जाती है वो हमेशा धमनी कहलाती है, और जो रक्त वाहिका हमारे हृदय के अंदर रक्त को लेके आए वो हमेशा सिरा कहलाएगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो शुद्ध होता है या अशुद्ध। क्लियर? एक और चीज सुनी होगी आपने, हमारे सबसे ऊपर वाले कोष्टक यानी कि हमारे लेफ्ट, जो हमारा लेफ्ट ओट्रियम है, यानी कि हमारा जो बायां आलिंद होता है, उसके अंदर रक्त कहां से आता है? हमारे फेफड़ों से। फेफड़ों से कैसा रक्त आया था? शुद्ध। फिर भी इसको सिरा कहा था हमने। क्यों कहा था? क्योंकि इसमें रक्त का प्रवाह हृदय के अंदर है। जो रक्त वाहिका हृदय के अंदर रक्त को लेके आती है तो वो हमेशा सिरा कहलाती है। क्या कहलाती है? सिरा। तो आज के बाद ये डेफिनेशन बिल्कुल भी याद नहीं रखनी है कि ये शुद्ध रक्त लेके आती है या अशुद्ध रक्त लेके आती है, ये याद नहीं करना है। धमनी जो हृदय के अंदर रक्त को, सॉरी हृदय से बाहर रक्त को लेके जाए, सिरा जो हृदय के अंदर रक्त को लेके आए। क्लियर? लिखो ये चीज, हेडलाइन डालो धमनी, या फिर ऐसे ही लिख लो, ऐसे लिख लो यहाँ पे, ब्लड फ्लो या रक्त का प्रवाह हृदय से शरीर के बाकी अंगों तक। क्लियर? समझ में आ गया? इस तरफ लिखेंगे रक्त का प्रवाह, ब्लड फ्लो या रक्त का प्रवाह कहां पर? शरीर के किसी भी अंग से हृदय से अंदर, हृदय के अंदर। बाकी अंगों से हृदय के अंदर। सिंपल फॉर्म में क्या कहोगे? हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट।
अगर बिल्कुल छोटे से में लिखना है तो सीधा लिखेंगे हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट। क्लियर, समझ में आ गया? हमारे हृदय का काम क्या है? हृदय का काम क्या बेटा? रक्त की गति को बढ़ाना, ब्लड की स्पीड को बढ़ाना, यही काम है इसका। अब मुझे बताओ, इस वाली रक्त वाहिका में ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो गया या इस वाली में होगा? सारा फ्लो बढ़ा के हमारा हृदय इसी वाली रक्त वाहिका से बाहर निकलता है ना, तो ब्लड का फ्लो कहां पे ज्यादा होगा, ब्लड का प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा? आर्टरीज में, यानी कि धमनियों में। लिखेंगे धमनियों में रक्त का प्रवाह यानी कि ब्लड प्रेशर या बीपी, रक्तचाप कह सकते हो, रक्त प्रवाह कह सकते हो, रक्त प्रवाह, ब्लड प्रेशर या रक्तचाप इनमें ज्यादा होता है। धमनियों में ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी कम होता है। इतना समझ आया? आगे देखो, अब इसमें प्रेशर ज्यादा है, इसमें प्रवाह ज्यादा है। प्रेशर किसको बोलते हैं बेटा? जब ब्लड जा रहा है, वहां से जो प्रवाहित हो रहा है वो हमारी धमनियों की दीवारों पर कितना दबाव बना रहा है, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। कि उसने उस धमनी की दीवारों पर कितना प्रभाव बनाया है, फिर कितना दबाव बनाया, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब इसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो इसकी दीवारें हमें मोटी नहीं बनानी पड़ेंगी, क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है ना, इसकी दीवारें पतली भी चल जाएंगी। तो धमनियों की जो धमनियां होती हैं, ये रक्त वाहिकाओं की दीवारें मोटी होती हैं, इनकी दीवारें पतली होती हैं। क्लियर, लिखो, धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं, सिराओं की दीवारें पतली होती हैं। लिख लिया बेटा? अब ध्यान दो आगे। मुझे बताओ कि रक्त का उल्टा प्रवाह होना यानी कि ब्लड बैक फ्लो करना, संभावना किसमें है, इसमें या इसमें? धमनियों में तो प्रेशर बहुत ज्यादा ही है तो वहां से तो वापस आएगा नहीं, लेकिन इसमें प्रेशर कम है, स्पीड कम है। स्पीड कम होने की वजह से बाय चांस ऐसा हो सकता है कि ब्लड जो है वो उल्टा चलना शुरू हो जाए, ब्लड का बैक फ्लो होना शुरू हो जाए। तो इसीलिए इनमें कपाट लगाए जाते हैं, ऐसे ऐसे कपाट होते हैं, या वाल्व, कपाट या वाल्व ये लगाए जाते हैं, जिससे कि रक्त उल्टा प्रवाहित ना हो। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, निम्नलिखित में से वह कौन सी रक्त वाहिका है जिनमें कपाट पाए जाते हैं? तो आप ऑप्शन ढूंढना है आपको, सिराएं। किन में पाए जाते हैं बेटा? सिराओं में। लिखो, सिराओं में कपाट पाए जाते हैं, धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते। समझ आ गया? एक बार फिर से देखेंगे बेटा ध्यान से, एक बार रिवाइज करो इसको, ध्यान दें। किसी भी स्टूडेंट को अगर कुछ भी समझ में ना आए तो बीच में टोक देना बेटा। धमनी वह रक्त वाहिकाएं होती हैं जो हृदय से बाहर रक्त को लेके आती हैं। दूसरा, ये सेम बात होगी बेटा यहाँ पे, हेड टू बॉडी या फिर हृदय से शरीर की तरफ जिसमें रक्त का प्रवाह हो। अगला, इसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है और इसकी दीवारें मोटी होती हैं और कपाट नहीं पाए जाते हैं। सिराओं की अगर मैं बात करूं तो सिराओं में सिराएं वे होती हैं जिनमें रक्त का प्रवाह शरीर के बाकी अंगों से हृदय के अंदर हो, यानी कि ब्लड का फ्लो बॉडी टू हार्ट हो। क्लियर? अगला, इसमें ब्लड प्रेशर कम होता है, दीवारें पतली होती हैं और साथ में कपाट पाए जाते हैं, जिससे कि रक्त का उल्टा प्रवाह ना हो, ब्लड का बैक फ्लो ना हो। क्लियर, समझ में आ गया इतना? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेटा, तीन प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं, दो तो मैंने आपको करा दी, धमनी और आर्टरी। तीसरी होती है बेटा कैपिलरी। ध्यान देंगे, पहले समझो उसके बाद लिखना। कैपिलरी, कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरी क्या होती है बेटा? ये हमारी कोशिका है, दूर दूर या फिर पास पास जैसे भी है, ये हमारी हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं, और उसके पास से गुजर गई बेटा ये हमारी रक्त वाहिका। अब धमनियों की दीवारें तो मोटी होती हैं, इतनी मोटी मोटी नसों से तो हमारी कोशिकाएं अपना जो फूड नहीं ले सकती ना, पोषक तत्व नहीं ले सकती हैं, तो वो बिल्कुल पतली पतली करनी पड़ती है हमें। और इनकी ये जो हमारी ये रक्त वाहिका है ना, वो ऐसे बनानी पड़ती है जिसके बीच में गैप हो थोड़ा थोड़ा,
ऐसे बीच बीच में ऐसे गैप हो, और वो गैप तभी हो सकता है जब भी हमारी रक्त वाहिका एक सिंगल सेड लेयर हो, ऐसे बीच बीच में छिद्र पाए जाएंगे, बीच बीच में से ऐसे उसमें जो है स्पेस होगा, ताकि यहाँ से हमारी ग्लूकोज, फैट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो आ जा सके। क्लियर? और इसको क्या नाम दिया था बेटा मैंने आपको, बताओ मुझे। ये जो इस हमारी रक्त वाहिका और कोशिकाओं के बीच का तरल भाग था, क्या कहा था इसको? लसिका। वेरी गुड। क्या कहा था इसको? लसिका। अब लसिका के पास इन रक्त वाहिकाओं के माध्यम से तो पोषक तत्व पहुंचाया जाएगा। ये रक्त वाहिकाएं कौन सी हैं? कैपिलरीज। क्योंकि यहीं से ही ऑक्सीजन को तो सप्लाई कर दिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जाएगा। यहां से ऑक्सीजन को कोशिका के पास दे दिया, कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे ले लिया। तो यही वो पार्ट होता है जहां से धमनियां शिराओं में बदलती हैं। धीरे धीरे धमनियों में तो क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि उसने ब्लड फ्लो जब किया है वो ऑक्सीजन लेके ही तो चला वहां से। ऑक्सीजन की मात्रा तो कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो कैपिलरीज वे रक्त वाहिकाएं होती हैं जो धमनियों और सिराओं को आपस में इंटरचेंज करती हैं, धमनियों को सिराओं में बदलती हैं। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर हो गया बेटे? हाँ जी, क्लियर हुआ? हेडलाइन डालो, कैपिलरीज वे रक्त वाहिकाएं, वे रक्त वाहिकाएं जो एक कोशिकीय परत की बनी होती हैं, वे रक्त वाहिकाएं जो एक कोशिकीय परत की बनी होती हैं और एक कोशिकीय परत की बनी होती हैं और कोशिकाओं तक पोषक तत्वों का आदान प्रदान करती हैं, और कोशिकाओं तक पोषक तत्वों का आदान प्रदान करती हैं। यही रक्त वाहिकाएं, यही रक्त वाहिकाएं धमनियों को सिराओं में बदलती हैं। यही रक्त वाहिकाएं धमनियों को सिराओं में बदलती हैं। इसी वजह से ही कई टीचर बोलते हैं बेटा कि यहां से जो ब्लड आया है वो ऑक्सीजनेटेड है, तो ये धमनी है। यहां से डीऑक्सीजनेटेड हो गया, इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, तो ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये तो धमनी होगी, ये सिरा होगी। लेकिन धमनी और सिराओं की डेफिनेशन अलग होती है। धमनियां वे जो हृदय से बाहर रक्त को लेके जाएं, सिराएं वे जो हृदय के अंदर रक्त को लेके आए। क्लियर? समझ में आ गया? ये हमारा रक्त वाहिकाएं कंप्लीट 3 प्रकार की होती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब स्टार्ट करें बेटा हार्ट यानी हृदय। हृदय, आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को पता होगा कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है। वेरी गुड। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, इसी को हिंदी में भी लिख देती हूँ बेटा, कार्डियोलॉजी। क्लियर? समझ आया? अगला, कहीं पर भी शब्द देखो बेटा कार्डियो, तो सीधा मतलब समझ लेना किसकी बात चल रहा है बेटा, हमारे हृदय का। कार्डियो शब्द जहां पर भी आए सीधा मतलब क्या है इसका? हृदय का जिक्र चला हुआ है। जैसे हृदय की बाहर की लेयर, हृदय की झिल्ली क्या कहलाती है? हृदय की झिल्ली कहते हैं बेटा, झिल्ली, जिसको मेम्ब्रेन भी कहते हैं इंग्लिश में। कोशिका झिल्ली सुनी थी? कभी ना कभी तो नाम सुना होगा, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली क्या होती है? उस कोशिका की सबसे बाह्य परत कोशिका झिल्ली कहलाती है। तो किसी भी अंग की बाहर की परत होती है ना, उसका एक स्पेशली नाम होगा उसका। तो हमारे हृदय की जो बाहरी परत है, जो आउटर लेयर है, उसे झिल्ली कह दिया साइंस की भाषा में, लेकिन उसका नाम क्या है? उसका नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। पेरी शब्द का मतलब चारों ओर, स्टार्टिंग में बताया था परिसंचरण तंत्र मतलब चारों ओर, चारों ओर घूमने वाला। परी या पेरी शब्द का मतलब क्या होता है? चारों तरफ। पेरिकार्डियम। क्लियर? समझ आया?
अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन करा देती हूँ बेटा, हृदय के ही लिखेंगे। मानव हृदय, मानव हृदय एक पेशीय अंग है। पेशीय अंग क्यों कहा बेटा इसको मैंने? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मांसपेशियों का बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है? मांसपेशियों का। इसीलिए मैंने इसको क्या कह दिया कि एक पेशीय अंग है, पेशीय अंग है। क्लियर? मांसपेशियों का बना हुआ है, इसलिए क्या ये एक पेशीय अंग है। अगला, मानव हृदय मायोजेनिक हृदय है। मायोजेनिक, आप इस शब्द को समझना बेटा। मायोजेनिक शब्द का मतलब क्या होता है? मानव हृदय एक मायोजेनिक हृदय है। इस धरती पर जितने भी जीव हैं बेटा, उनमें खून तो है ही ना। जितने भी बहुकोशिकीय जीव है, खून तो सब में है। किसी में पीला है, किसी में लाल है, किसी में नीला है, खून सभी में ही है। अब खून है तो उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हृदय तो सभी के अंदर ही होगा। तो इस धरती पर जितने भी जीव हैं, उन सभी में केवल और केवल दो ही प्रकार के हृदय होते हैं बेटा। पहला होता है मायोजेनिक हृदय, दूसरा होता है न्यूरोजेनिक हृदय। न्यूरोजेनिक, पहला मायोजेनिक, दूसरा न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक, एक बार शब्द को तोड़ के समझेंगे बेटा, उसके बाद ध्यान रहेगा, ध्यान देंगे। न्यूरो का मतलब क्या होता है? न्यूरॉन। न्यूरो का मतलब क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। क्या होती है बेटा? तंत्रिका कोशिका। क्या कोई है स्टूडेंट जो मुझे बता सके कि तंत्रिका कोशिका का काम क्या होता है? वेरी गुड, सिग्नल भेजना। अभी फिलहाल आप मेरी बात को सुन पा रहे हो ना, क्योंकि आपके कान के अंदर ये तंत्रिकाएं लगी हुई हैं और यही इन शब्दों को तुम्हारे दिमाग तक पहुंचा रही हैं। जब भी कोई चीज देखते हो, सुनते हो, टेस्ट महसूस करते हो, स्किन पर महसूस करते हो, स्मेल करते हो, वो सारी चीजें किसकी वजह से होती हैं? इस तंत्रिका कोशिका की वजह से होती है। हमारे 5 संवेदी अंग होते हैं, कौन कौन से? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन 5 अंगों के अलावा ऐसा कोई अंग नहीं है जो तुम्हें बाहर की संवेदनाओं को महसूस करा सके। सिर्फ ये 5 ही अंग होते हैं जिनके माध्यम से कोई भी चीज को तुम फील करते हो। किसी भी चीज का सिग्नल जो तुम्हारे दिमाग तक जाता है, जैसे अचार का नाम लेती है, ऑटोमेटिकली पहले से मुंह में पानी आ जाएगा, है ना। इमली का जिक्र कर दो, अचार का जिक्र कर दो, आपके पास तो आई नहीं है, स्मेल भी नहीं पहुंची है, वो मुंह में पानी क्यों आ गया? क्योंकि तुम्हारे दिमाग को पता है उसका टेस्ट कैसा है। अब मैं कोई भी रैंडम किसी डिश का नाम ले दूं, आपको टेस्ट ही नहीं पता, तो आप उसको फील ही नहीं कर सकते। मिठास है, मैं किसी भी मिठाई का नाम ले दूं तो आपको पता होगा उसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि आपने वो खा रखी है और आपके दिमाग में स्टोर है कि उस मिठाई का टेस्ट ऐसा है। वो काम किसका होता है बेटा? हमारी तंत्रिका कोशिकाओं का होता है। तो यहाँ पर आओ दूसरे शब्द पे, मायो। मायो शब्द का मतलब होता है बेटा मांसपेशियां। मांसपेशियां, ध्यान देंगे बेटे। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। कहीं पर भी मायो शब्द देखो, मतलब समझ लेना किसका जिक्र चला हुआ है? मांसपेशियों का जिक्र चला हुआ है। अब मैंने आपको लिखवाया यहाँ पे कि मानव हृदय कैसा अंग है? मायोजेनिक हृदय है। मायोजेनिक का मतलब मांसपेशियों का बना हुआ अंग है। अब ध्यान दे बेटा, जिस जीव के शरीर में रक्त की स्पीड को बढ़ाने का काम, ब्लड की स्पीड को बढ़ाने का काम मांसपेशियां करती होंगी, तो उसे मायोजेनिक हृदय कहते हैं। हमारा मांसपेशियां तो काम करती है, तंत्रिका तंत्र थोड़ी काम करता है। मांसपेशियां क्या करते हैं? एक बार सिकुड़ते हैं, एक बार फैलते हैं, एक बार सिकुड़ते हैं, एक बार फैलती हैं, तो मांसपेशियां तो काम कर रही हैं। जिस जीव में ब्लड की स्पीड को बढ़ाने का काम तंत्रिका कोशिका करती हो, उन्हें न्यूरोजेनिक हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोजेनिक हृदय। तुमने कभी ऐसे जीव को देखा है जिसकी पूंछ को काट दिया गया है और पूंछ अभी भी हिल रही है? क्योंकि उसमें स्पीड को बढ़ाने का काम न्यूरॉन्स ने किया है। हम ऐसा नहीं कर सकते, हाथ को काटने के बाद हाथ हिलेगा नहीं, निश्वर हो गया वो। क्यों? क्योंकि ब्लड की सप्लाई खत्म हो गई है, ब्लड अब दौड़ नहीं रहा है। उसकी पूंछ कटने के बाद भी उस पूंछ के अंदर जितने भी तंत्रिका कोशिकाएं हैं ना, वो अपना काम कर रही हैं। काम क्या है? ब्लड की स्पीड को बढ़ाना। ब्लड की स्पीड बढ़ेगी तो कोशिकाओं को खाना पीना मिलेगा, इसलिए वो अपना काम करती रहेंगी। इसीलिए उसकी पूंछ हिलती है। किसी भी जीव को अगर काटने के बाद कुछ भाग अगर हिल रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर किस प्रकार का हृदय है? न्यूरोजेनिक हृदय है।
और जिसके अंदर मायोजेनिक हृदय होता है, मायो का काम करना बंद करते ही, यानी कि हृदय का काम करना बंद करते ही शरीर ऑटोमेटिकली निष्फल हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। समझ में आया बेटा कि न्यूरोजेनिक हृदय क्या होता है, मायोजेनिक हृदय क्या होता है? क्लियर हुआ? अर्थ्रोपोड क्या होते हैं? क्या होता है अर्थ्रोपोड? अर्थ्रो का मतलब दो जोड़ी से ज्यादा, पोड़ा का मतलब पैर। जिस जीव में दो जोड़ी से अधिक पैर होते हैं उन सभी को अर्थ्रोपोडा वर्ग में रखते हैं। अर्थ्रोपोड वर्ग में सारे के सारे जीवों में तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा खून सप्लाई किया जाता है बेटा, खून की स्पीड को बढ़ाया जाता है। उन सभी अर्थ्रोपोड में कैसा हृदय है? न्यूरोजेनिक हृदय है। कॉकरोच में कहा जाता है, कई एग्जाम में ना तुम देखोगे, कई बुक्स में भी लिखा हुआ है कि कॉकरोच में 13 हृदय होते हैं, 13 कोष्टक होते हैं। अरे 13 हृदय नहीं होते हैं, 13 न्यूरॉन्स की ऐसी लेयर है। जैसे कि किसी का बॉडी ये पार्ट है तो यहाँ पर इस तरीके से भाग बनाए गए हैं, यहाँ पर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, यहाँ पर खून पहुंच गया ये स्पीड को बढ़ा देंगे, यहाँ पर पहुंच गया ये स्पीड बढ़ा देंगे, यहाँ पहुंच गया ये स्पीड बढ़ा देंगे। तो ऐसे पार्ट हैं, इसीलिए कहा जाता है कि कॉकरोच में 13 कोष्टक हैं, 13 हृदय हैं। वो 13 हृदय कैसे बताए गए हैं? क्योंकि उनके भाग जो है वो तंत्रिका कोशिकाओं के बने हुए बेटे। क्लियर? केशवे में 5 होते हैं, अर्थवोम में केशवे में 5 होते हैं, हृदय नहीं होते हैं, न्यूरॉन्स की लेयर होते हैं जो हृदय की ब्लड की स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं। यही हमारे हृदय काम है, इसलिए उसको हृदय कह देते हैं, कोष्टक कह देते हैं। क्लियर? समझ में आया दोनों में फर्क क्या है? अब हेडलाइन डालो, एक साथ साथ इसके बारे में भी लिखते चलेंगे, इसके बारे में लिखते चलेंगे। लिखो सबसे पहले ऊपर न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक जहां पर लिखा उसके नीचे लिखेंगे जिस जीव के शरीर में रक्त की गति को बढ़ाने का कार्य, जिस जीव के शरीर में रक्त की गति को बढ़ाने का कार्य तंत्रिका कोशिका द्वारा किया जाता है, तंत्रिका कोशिका द्वारा किया जाता है, उनमें न्यूरोजेनिक हृदय होता है। एग्जाम्पल अर्थ्रोपोड, एग्जाम्पल अर्थ्रोपोड। जितने भी जीव तुमने आज तक देखे हैं जिसमें दो जोड़ी से अधिक पैर हो उन सभी में न्यूरोजेनिक हृदय ही है। कॉकरोच है, टिड्डा है, मच्छर, मक्खी, जितने भी तुमने आज तक देखे हैं उन सभी में यही हृदय है बेटा। क्लियर? अगला लिखेंगे मायोजेनिक हृदय, अगला लिखेंगे बेटा मायोजेनिक हृदय। मैंने आपको एक ही वर्ग का नाम लिखवाया है, अभी कहेंगे मैंने आपने छिपकली का तो नाम लिखवाया है नहीं, कुछ भागों का नाम तो लिखवाया है नहीं, क्योंकि सभी रेप्टाइल्स में ऐसा नहीं होता है, तो मैं पूरे का पूरा सरीसृप वर्ग पूरा पूरा रेप्टाइल्स नहीं लिखवा सकती आपको। ठीक है, इसीलिए मैंने ये वाला पूरा वर्ग है इसलिए पूरे वर्ग का नाम लिखवा दिया आपको। ठीक है, अगला लिखेंगे मायोजेनिक हृदय। जिन जीवों में रक्त की गति को बढ़ाने का कार्य मांसपेशियों द्वारा किया जाता है उनमें मायोजेनिक हृदय होता है। उनमें मायोजेनिक हृदय होता है। एग्जाम्पल स्तनधारी जीव, मैमल्स, पक्षी, स्तनधारी जीव यानी मैमल्स, पक्षी, मछलियां, फिश, फिश वाले वर्ग को पाइसिस भी कहते हैं बेटा, और बर्ड्स के वर्ग को एवीज भी कहते हैं, लिखवाया था मैंने पिछली बार ये चीज। जिसने नहीं लिखी है कभी भी बीच में हर बार आते हैं तो मैं बताती रहूंगी आपको। ठीक है, अब बात करते हैं मानव हृदय की। मानव हृदय में भार कितना होता है बेटा? वेट कितना होता है? लगभग 300 ग्राम। कितना होता है बेटा? लगभग 300 ग्राम। हालांकि वैसे स्पेशली वो मेल और फीमेल का देगा नहीं, बट अगर आ जाता है एग्जाम में तो इससे हल्का सा जो क्राइटेरिया ऊपर ले लेना और हल्का सा नीचे, जैसे कि अगर स्पेशली मेल्स के बारे में पूछा जाए तो 280 से 340 कर देना, 320 कर देना।
और अगर महिलाओं का पूछा जाए, फीमेल्स का पूछा जाए, तो इसका और हल्का सा नीचे कर देना, मतलब कि 240 से 280 कर देना। क्लियर? वैसे आएगा ऐसे ही 300 ग्राम। आगे लोकेशन क्या होती है बेटा हृदय की? कहाँ होता है हृदय? कहाँ होता है? दिमाग का तो सही होता है ना, ऐसे बोलेंगे कि मैम यहाँ होता है ना? लेकिन इसकी भी बहुत 5 प्रकार से बता सकती हूँ मैं आपका हृदय कहाँ पे है। और किसी भी अंग की स्थिति का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? मैं आपको ये बता दूं कि हमारा हृदय एग्जैक्ट इस जगह पे है, हमारे फेफड़े यहाँ है, हमारी किडनी यहाँ है, हमारी छोटी आंत बड़ी आंत यहाँ पे है। किसी भी जीव के आंतरिक अंगों का अध्ययन, लोकेशन का अध्ययन, स्थिति का अध्ययन एनाटॉमी कहलाती है। लिख लो, कहीं पर भी रैंडम, कहीं पर भी स्पेस हो, वहीं पर लिख लो एनाटॉमी। जीवों के आंतरिक अंगों की स्थिति का अध्ययन, लोकेशन की स्टडी। जीवों के आंतरिक अंगों की स्थिति का अध्ययन एनाटॉमी। एनाटॉमी। यहीं पर मुझे याद आ गया बेटा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी जो तुम्हें कराती हूँ, फिजियोलॉजी कराती हूँ बेटा मैं, ठीक है? जो तुम्हें बताती हूँ ना कि हमारे फेफड़े ऐसे काम करते हैं, हमारा हृदय ऐसे काम करता है, हमारे जो है लीवर ऐसे काम करता है, उनके कार्यों का अध्ययन, आंतरिक अंगों के कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। लिखो फिजियोलॉजी। आंतरिक अंगों के कार्यों का अध्ययन। आंतरिक अंगों के कार्यों का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। अब मैंने आपको हृदय की एनाटॉमी भी कराई है और हृदय की फिजियोलॉजी भी कराऊंगी। लिखेंगे आंतरिक अंगों के कार्यों का अध्ययन फिजियोलॉजी। अब आ जाते हैं लोकेशन पर बेटा। तो लोकेशन पर पहला भाग किस साइड होता है? लेफ्ट और राइट? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड होता है बेटा, बीच में नहीं होता। बीच में हमारे हृदय का सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 भाग होता है। बाकी का 70 से 75% कहां पर होता है? लेफ्ट साइड में होता है। 75 पार्ट जो है हमारे हार्ट का बायां साइड, बाकी का 25 पार्ट जो है कहां पर होता है? हमारे मिडल, मध्य। क्लियर? आगे लिखेंगे लेफ्ट को क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में? बायां साइड। क्या होता है बेटा? बायां साइड। अगला दूसरा तरीका, छाती गुहा में, चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी यानी छाती गुहा हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है, यहां पर होता है। तो दोनों फेफड़ों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? सेप्टम। हमारे हृदय के कोष्ठकों को विभाजित करने वाली मांसपेशियों को कहते हैं सेप्टम। और जो तुम बताने की कोशिश करो वो स्टर्नम है। अब मैंने पूछा है कि हमारे हृदय के बीच का भाग क्या कहलाता है? लिखेंगे, आज से याद रखेंगे बेटा हमेशा के लिए, क्योंकि ये चीज यहां पर भी काम आएगी, हृदय की लोकेशन बताने में भी काम आ रही है। क्या कहते हैं इसको? स्टेनम। स्टेनम। मेडिया स्टीनम स्पेस भी कह देते हैं, वैसे स्टेनम भी कह देते हैं। स्टीनम या स्टेनम? स्टीनम। पूरा नाम होता है मेडिया स्टीनम स्पेस, लेकिन हम इतना सा जो यही एग्जाम में आ सकता है, इसी को ध्यान रखेंगे, स्टीनम। क्लियर? अगला, हमारे हृदय के ऊपर ऐसे टाई शेप की, ऐसे ऐसे कुछ कुछ जो है हमारी एक हड्डी होती है बेटा। इसी शेप को लेकर ही हमारी टाई में वो ऊपर एक नोड लगाते हैं। अगर उस नोड का कुछ काम ही नहीं है तो नोड लगानी नहीं चाहिए। वो जो उसकी शेप बनाई गई है ना, ऐसे वी शेप में करके, फिर ऐसे, और वो नीचे से ऐसे ऐसे भी की जाती है ना, वी शेप में बनाई जाती है, इस तरीके से बनती है वो।
क्यों? क्योंकि हमारी बीच वाली जो हड्डी है, जो फेफड़ों को आगे की तरफ जोड़ने का काम करती है, उसका जो उसका शेप होता है ना, वो सेम टाई जैसा ही होता है। इसीलिए टाई की वो आकृति बनाई गई है। टाई तो सबने लगाई होगी ना स्कूल में, तो इसी से बनी हुई है। और वो जो हड्डी है उसका नाम क्या है? स्टर्नम। स्टर्नम। ये स्टीनम है, ये स्टर्नम है। स्टर्नम लिखेंगे। फेफड़ों को आगे की तरफ जोड़ने वाली हड्डी को स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम के नीचे हृदय होता है। कंप्लीट नहीं, पूरा नहीं, सेम मैंने बताया बेटा। हड्डी कहां पर है? बीच में है। तो बीच में कितना भाग होता है? सिर्फ 20 से 32%। होता हो कहां पे? रिब्स के बीच में होता है बेटा, रिब्स के अंदर होता है। ठीक है, लिखेंगे स्टर्नम से नीचे। स्टर्नम के नीचे किसे कहते हैं? स्टर्नम। फेफड़ों को, सॉरी, पसलियों को, रिब्स को आगे की तरफ जोड़ने वाली हड्डी को स्टर्नम कहते हैं। क्लियर? पांचवा तरीका, हमारे फेफड़ों के ऊपर क्या होती हैं? ऐसे पसलियां होती है ना। अस्थि पिंजर भी कह देते हैं, पसलियां भी कह देते हैं, रिब्स भी कह देते हैं। पसलियां यानी रिब्स। तो कौन सी पसली से कौन सी पसली में होता है बेटा? बीच में कौन सी पसली से कौन सी पसली आती है? तो दूसरी से छठी पसली के बीच में होता है। सेकंड टू सिक्स्थ रिब के बीच में होता है बेटा। दूसरी से छठी पसली के बीच में होता है। छठा तरीका और बता देती हूँ। हमारे फेफड़ों के नीचे यहाँ पर एक मांसपेशी होती है बेटा। मांसपेशियों का पूरा ग्रुप होता है, समूह होता है। वो ऐसे से होता है, कुछ कुछ इस तरीके से। हमारे फेफड़ों से नीचे मांसपेशियों का समूह होता है, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम। तुम अभी सांस ले रहे हो ना, तो डायफ्राम की वजह से ही ले पा रहे हो, क्योंकि डायफ्राम ही तुम्हारे फेफड़ों को नीचे लेके जाता है। तुम सांस अंदर लेते हो, तुम सांस लेते हो, और जैसे ही डायफ्राम ऊपर होता है, उन फेफड़ों को सिकोड़ देता है, वो सारी हवा को बाहर छोड़ देता है। तुम एक्सहेल करते हो, सांस छोड़ते हो। सांस की प्रक्रिया पूर्ण रूप से इसी डायफ्राम पर निर्भर करती है बेटा। डायफ्राम कहाँ पर होता है? फेफड़ों के नीचे। ऐसे बहुत सारी मांसपेशियों का ग्रुप होता है पूरा। क्लियर? समझ में आया? तो मैं कह सकती हूँ डायफ्राम से ऊपर। वैसे आपको ये नाम याद कराना जरूरी था। वैसे लोकेशन तो मैंने और बहुत तरीके बता दिए हैं आपको। ठीक है, लिखेंगे फेफड़ों के नीचे मांसपेशियों के समूह को, फेफड़ों के नीचे मांसपेशियों के समूह को डायफ्राम कहते हैं। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी डायफ्राम ही कहते हैं उसको। फेफड़ों के नीचे मांसपेशियों के समूह को डायफ्राम कहते हैं। ओके, क्लियर? समझ आ गया बेटा? अब बात करते हैं कि इस धरती पर हमारे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी कशेरुक प्राणी हैं, उनमें कितने कितने नंबर ऑफ कोष्ठक या चैम्बर पाए जाते हैं? मानवों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। अब दूसरे जीवों के पूछ लिया तो क्या बताओगे सर? ठीक है ना, तो हम सभी की बात कर लेते हैं। ऊपर लिखेंगे कशेरुक प्राणी। कशेरुक प्राणी या कशेरुकी या वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रे का मतलब क्या होता है बेटा? वर्टिब्रे स्पेलिंग लिख लेगी मैं तो। वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रे का मतलब क्या होता है बेटा? वर्टिब्रे का मतलब होता है हमारी हड्डी का एक स्पाइन। हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है, वो बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बनती है। छोटी छोटी बहुत सारी हड्डियां होती हैं। उस एक हड्डी को वर्टिब्रे कहते हैं। और वर्टिब्रेट्स यानी कि कशेरुक प्राणी क्या होता है? जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, या कशेरुक दंड या मेरुदंड होता है बेटा। इसको कशेरुक दंड भी कह सकते हैं, ध्यान देंगे। कशेरुक प्राणी यानी वर्टिब्रेट्स वे जीव होते हैं जिनमें मेरुदंड या कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी होती है। उन सभी को क्या कहते हैं बेटा? कशेरुक प्राणी कहते हैं। ये लिख लो हेडलाइन डाल के। कशेरुक प्राणी किसे कहते हैं? लिखो, कशेरुक प्राणी उन जीवों को कहते हैं जिनमें मेरुदंड या कशेरुक दंड
या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। लिख लिया? हाँ जी, लिख लिया सबने? अब बात करते हैं कि कशेरुक जो प्राणी है उनको भी क्या कर रखा है बेटा, 5 भागों में विभाजित कर रखा है। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला क्वेश्चन कौन सा हमारा? मछलियां, यानी कि फिश। फिश वाले वर्ग को पाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइसिस। अगला आ गया हमारे उभयचरी। उभयचरी, जिनको अपने जो है इंग्लिश में कहते हैं एम्फीबियंस। क्या कहते हैं बेटा? एम्फीबियंस। अगले आगे सरीसृप। सरीसृप, जिनको रेप्टाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स। अगले आगे स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव यानी कि मैमल्स। मैमल्स। अगले आगे बेटा पक्षी, यानी बर्ड्स, जिनको हम एवीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एवीज। क्लियर? इनको 5 वर्गों में विभाजित कर रखा है और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा बेटे। किसी न किसी से जीव में पूछ लेंगे कि बताओ, किसी का नाम ले देंगे, उन जीव में कोष्ठक कितने होते हैं, हृदय कोष्ठक कितने होते हैं। तो धरती पर सबसे नीचे पानी, लंबाई में जो ऊंचाई में बात कर, सबसे नीचे क्या? पानी। पानी में कौन रहते हैं? मछलियां। और हृदय के कोष्ठक एक तो होगा नहीं, कम से कम तो 2 होंगे ही। तो हृदय के 2 कोष्ठक कितने होते हैं? किनके होते हैं बेटा? मछलियों के। यानी कि आपकी जितने भी पाइसिस वर्ग के जीव हैं उन सभी में हृदय कोष्ठक कितने पाए जाते हैं? 2। उसके बाद आगे उभयचरी और सरीसृप, इन दोनों में होते बेटा 3-3। उसके बाद मैमल्स यानी स्तनधारी और पक्षी, कितने कितने होते हैं? 4-4। क्लियर? 2-3-3-4-4, ये हृदय के कोष्ठक हैं। किसी भी जीव का नाम ले देंगे, उभयचरी किसी भी का भी नाम ले देंगे और पूछ लेंगे इसके हृदय कोष्ठक कितने पाए जाते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? अब मछलियों में भी बेटा 2 ऐसी मछलियां होती हैं जिनमें हृदय के कोष्ठक 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला व्हेल मछली। अगला हमारी वेली है, इसमें वेली लिखो बस, डॉल्फिन तो सांस लेने की वजह से है, इसमें यहाँ पर हम वेली लिखेंगे। हालांकि डॉल्फिन भी हमारे स्तनधारी वर्ग में आती है, लेकिन हृदय के कोष्ठक 4 होने की वजह से नहीं आती है। वो सांस अपने फेफड़ों के माध्यम से लेते हैं, इसीलिए आती है उस स्तनधारी वर्ग में। ठीक है? इसके अंदर हृदय के कोष्ठक 4 होते हैं, इसीलिए इस व्हेल मछली को किसके अंदर रखा गया? रखा गया बेटा स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। क्लियर? अगला आ गया मगरमच्छ। मगरमच्छ है क्या? सरीसृप। लेकिन उसके हृदय के कोष्ठक 4 होने के कारण मगरमच्छ को भी किसमें रखा गया है? स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। क्लियर? समझ आया सबको? हाँ जी। व्हेल और मगरमच्छ हृदय के कोष्ठक 4 होने की वजह से इन दोनों को किसमें रखा जाता है? स्तनधारी वर्ग में रखते हैं। ओके? अगला, अगर हम कॉकरोच की बात करें, तिलचट्टा जिसको कहते हैं, तो मैंने अभी अभी बताया बेटा आपको कि तिलचट्टे में 13 हृदय नहीं होते हैं, 13 कोष्ठक नहीं होते हैं। वो क्योंकि उसके शरीर के अंदर बेटा हृदय कैसा होता है? न्यूरोजेनिक हृदय होता है। तो उसमें मांसपेशी हृदय नहीं है, उसमें बस क्या है? न्यूरॉन की लेयर है, जो है आपने आगे आगे जो है उस ब्लड की स्पीड को बढ़ाता जाएगा। क्लियर? समझ आया? वैसे एग्जाम में अगर आ जाए तो कितना बता दोगे बेटा? 3। केचुए में कितना होता है? 5। कॉकरोच और अर्थवॉर्म, इसमें कॉकरोच में 13, अर्थवॉर्म में 5। क्लियर? एग्जाम में यहीं से एक आधा क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटे? किसी को कोई डाउट हो? आज के लिए इतना बेटे।